मगर जो ये राजनीतिक बवाल है उससे इतर इतिहासकार जो है वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। लेखक ने जो विवादित बयान दिया है उसमें उन्होंने सम्राटों के सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है, मुगल शासक जो औरंगजेब थे उनसे की है। तो हमारे साथ आज दो इतिहासकार जुड़े हैं, हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जाने माने इतिहास के शिक्षक कुमार विजय सर और छपरा यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर हरिकेश सिंह, हम दोनों का स्वागत करते हैं। और आज हम इतिहासकार के नजरिए से जानेंगे कि ये जो तुलना हुई है, ये जो टिप्पणी हुई है, वो कहाँ तक जायज है और क्या वाकई दोनों ही तुलनात्मक है क्या। तो सबसे पहला सवाल सर हमारे दर्शकों को की तरफ से मैं कुमार विजय सर से करना चाहूंगी कि सर सम्राटों के सम्राट जो अशोक हैं उनका जो इतिहास है वो शासक के तौर पर कैसा रहा है और इतिहासकार जो है उनको किस नजरिए से देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताया जाए। देखिए, पहले तो ये जो विवाद है इसका मतलब हमको नहीं समझ में आता है। अशोक निर्विवाद भारत के इतिहास का महान शासक है। रोमिला थापर मेरे पास किताब रखा है, दिखाऊंगा, और होस्ट ऑफ हिस्टोरियंस जो वर्ल्ड के भी है, भारत के भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं तो कहूंगा कि महानतम शासक है, उसके बराबरी में कोई नहीं है। अशोक के जमाने में भारत का जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है वो लार्जेस्ट एम्पायर है वो भारत का। उसकी धर्म की नीति ने उसे महानतम शासकों की श्रेणी में लाया है। और उसका प्रारंभिक जीवन, किसी भी व्यक्ति का जब प्रारंभिक जीवन होता है, दो पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का। एक व्यक्तिगत जीवन होता है और एक पब्लिक लाइफ होता है, जब वैसे लोग होते हैं। दर्शकों के लिए मैं कह दूं कि मैं पढ़ाता हूं और बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूं अशोक को भी पढ़ाने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। देखिए, अशोक के जीवन के 3 फेज कहे गए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है जी। उसको कामाशोक, चंडाशोक और धर्माशोक, ये 3 स्टेज ऑफ लाइफ है उसके, जो किताबों में है और सब जगह जो पढ़ाया जाता है। हालांकि ये बौद्ध स्रोतों में कहा गया है, तो सबका मूल उद्देश्य होता है कि अगर कोई आदमी बहुत गलत है और अगर उसको हम बहुत अच्छा आदमी बनाते हैं तो हम क्रेडिट लेते हैं। हो सकता है कि बौद्ध स्रोतों में इसलिए भी उनके प्रारंभिक जीवन को कामाशोक और चंडाशोक के रूप में प्रदर्शित किया हो। ये सबकी मान्यता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारा। दीपवंश किताब है, बौद्ध धर्म की किताब है, उसमें है 99 भाइयों को मारा। महावंश में है कि बड़े भाई को मारा। और तारानाथ जो तिब्बती हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि 6 भाई को मारा। तो भाइयों को मारना और शासक बनना, ये तो हम लोग एक सिद्धांत पढ़ाते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। राज व्यवस्था में, राज करने में रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इन सब चीजों से इतर अशोक के सम्राट के रूप में किसी भी सवाल उस पर क्वेश्चन करना बेकार है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में अशोक के 13वें अभिलेख को पढ़ना चाहूंगा। 13वें अभिलेख को ज्यादा अच्छा है कि विवाद करने से ज्यादा अशोक का 13वां अभिलेख पढ़े और उस पर आचरण करे इस देश के शासक लोग, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। तो अशोक को अशोक रहने दीजिए। इन और महान लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, किसी की छीटाकशी से नहीं खत्म होगा। एक लेखक की हैसियत नहीं है कि वह अशोक के महानता को खत्म करेगा। एक व्यक्ति और विचारधारा की हैसियत नहीं है कि वो गांधी की हैसियत को खत्म करेगा। तो उस पर विवाद, अशोक तो सर्वकालिक महान है। He will remain the all time। से ये जानना चाहूंगी कि एक सम्राट अशोक जो है, एक ऐसे शासक का औरंगजेब जैसे शासक से तुलना करना, उनको क्रूर कहना, कामुक कहना, सत्ता लोभी कहना कितना सही है? क्या वाकई में ये तुलनात्मक है और ऐसी तुलना होनी चाहिए? सर हरिकेश सर, इस पे बताया जाए। मैं निवेदन के साथ ये कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक और महान अशोक उसके 2 चरित्र हैं। एक ही व्यक्ति के 2 चरित्र हैं, या उसकी 2 स्थितियां हैं। उसकी विकास की स्थिति कर सकते हैं या उसके परिवर्तन की स्थिति कर सकते हैं। जिसके तरफ भाई कुमार विजय जी ने संकेत किया है कि विभिन्न बौद्ध स्रोतों में जो लिखा है
जिसमें कामाशोक या चंडाशोक और फिर जो धम्माशोक धम्माशोक जो बौद्ध धर्म में धम्मपिटक के हिसाब से। तो मैं एक इतिहास के शिक्षण के विद्यार्थी होने के नाते इतिहास क्यों पढ़ाया जाए, चूंकि मैं इतिहास और शिक्षा शास्त्र दोनों का छात्र रहा हूं और मैं पढ़ाता रहा, तो मैं यही केवल निवेदन के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक रज शक्ति के प्रतिनिधि हैं और महान अशोक सत शक्ति के प्रतीक हैं। तो जो तम रज और सत है यह व्यक्ति के चित्त है या प्रकृतियां हैं। इस प्रकृति में हम उस पर मैं आ रहा हूँ ऋतु, उस पर मैं आ रहा हूँ एक निवेदन के साथ, यह स्पष्ट होना चाहिए। सम्राट अशोक सम्राट के रूप में प्रसारवादी रहे या जो होता है आधिपत्य का बढ़ाना, आधिपत्य प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन राज्य व्यवस्था या जो रज की जो कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति सत्ता प्रसार करना चाहता है, अपने ही बना रहना चाहता है, वहाँ सम्राट अशोक भी अभी उतना जितना कहा जाता है विभिन्न स्रोतों से या जो लोग कह रहे हैं आज जो कह रहे हैं, वो सम्राटों में भी सम्राट के रूप में अपनी जगह पर ठीक रहे होंगे। लेकिन महान अशोक के रूप में जब वो अपने बेटी और बेटा को या कलिंग युद्ध के बाद जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है और उसका रज जो है सत्य में परिवर्तित होता है, तो फिर उसके अंदर करुणाशील और प्रज्ञा जब ये जागृत होती है, जो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य हैं, तो यहाँ से जो महान अशोक होते हैं और औरंगजेब, दोनों देखिए इतिहास के तीन घटक को हमेशा ध्यान में रखना है। एक तो काल, दूसरा स्थान और तीसरा कारण, टाइम स्पेस एंड काजेशन। ये इतिहास के प्रमुख कारक हैं और इन कारकों की तुलना करने में सबसे महत्वपूर्ण होगा व्यक्ति और संदर्भ। तो देखें ये जो सम्राट अशोक और महान अशोक भारत की भूमि में रहे, भारत की परंपरा के थे, भारत में ही जो प्रचार प्रसार किया, और एक व्यक्ति आतताई परंपरा से आ रहा है, आक्रमणकारी है, बाहरी है, उसको यहाँ के लोगों माने भारत के पूर्व से रह रहे लोगों के साथ कोई उसका सामूहिक लगाव नहीं है। ऐसे में संदर्भों में के दृष्टिकोण से और व्यक्ति के शासक के दृष्टिकोण से औरंगजेब और सम्राट अशोक के साथ तुलना आंशिक की जा सकती है केवल राजा होने के नाते, परंतु दोनों के जो उद्भव हैं, दोनों के भारत का सम्राट अशोक और फिर जो बाहर से आया हुआ आतताई, आक्रामक और प्रसारवादी है वह औरंगजेब, इन दोनों में बहुत अंतर है और यह तुलना नहीं हो सकती। यहाँ तुलना नहीं हो सकती क्योंकि संदर्भों का अंतर है। दूसरा, अशोक से पहले बहुत कम ऐसे इतिहास भारतवर्ष में मिलते होंगे जहां कहीं कोई अपने भाई या पिता को मारा हो, और अशोक के साथ जो आरोप है या 6 या 5 या 3 का, लेकिन औरंगजेब की पूरी बाबर से लेकर भारत में पूरे इस्लाम के जो शासक आए जो आतताई के रूप में आए, मैं आधुनिक भारत में स्वतंत्र आंदोलन वाले की लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औरंगजेब उसके पहले तो बाबर से औरंगजेब तक जो इस्लाम का प्रतिनिधि यहाँ आतताई आक्रामक आया, उससे तुलना करना जो भारतीय उद्भव का सम्राट रहा है, यह बिल्कुल तात्विक रूप से इतिहास के तत्व के हिसाब से और इतिहास के बोध के हिसाब से बिल्कुल दोषपूर्ण होगा और अनुचित होगा, क्योंकि दोनों के उद्भव स्थान अलग हैं, दोनों की परंपराएं अलग हैं और दोनों की जो दार्शनिक और रूपांतरण होता है, एक भी इस्लाम के अंतर्गत ऐसा शासक नहीं मिला जिसका हृदय परिवर्तन हुआ हो मानववाद, और उसमें भी विश्व करुणा का बौद्ध धर्म, उस समय अशोक के समय का बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे पैदल चलने वालों में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था। दर्शकों को सर ये जानने की इच्छा है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ,
वो अशोक के नाम से ही जुड़ा है। तो ऐसे में इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि क्या कुछ है इसकी कहानी, इसके पीछे की। नहीं, कहानी से मेरा केवल इतना ही, मैं इसमें तो बहुत मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। एक चीज साफ है कि भगवान बुद्ध को उसी बिहार में जहां आज इतनी छोटी बातें कही जा रही हैं, इतिहास को मरोड़ कर कहा जा रहा है। हम तो जैसे आज के जो भारत के प्रदेश हैं, तो मैं तो उत्तर प्रदेश का होने के नाते और वाराणसी से संबंधित होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि भगवान बुद्ध को भी गया में ही बोधिसत्व प्राप्त हुआ, और फिर आकर के जब वो सारनाथ में अपना वो सरमन देते हैं या अपना धर्मचक्र करते हैं या उसका धर्म का प्रवर्तन करते हैं, तो वहां पर दुनिया में स्थापित होता है कि अगर कोई शासक मानवतावादी होगा, अगर कोई शासक अच्छी नीतियों को मानेगा, अगर कोई शासक उसके साथ शौर्य भी हो, लेकिन उसके साथ विवेक और करुणा होना चाहिए। इसके लिए वो जो अशोक का जो जिसको अशोक चक्र ही हम कहते हैं और जिसको हमने संविधान की मर्यादा के अंतर्गत स्वीकार किया है, उसका लक्ष्य यही है कि हम शासक रहेंगे, लेकिन हम शासक उस व्यवस्था के रहेंगे जहां पर महाजनपदों में, जैसे महाजनपदों का अगर ध्यान दें तो वहां पर कोई इस तरह का झगड़ा झंझट युद्ध नहीं होता था। ऐसे में एक तरफ कहीं न कहीं अहिंसा परमो धर्मों की परंपरा, करुणा बनी रहे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इन्हीं तत्वों के को प्रतीक मान करके अशोक के धम्म चक्र को या भगवान बुद्ध के धम्म चक्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में संस्कृति रही है सर, वो नारी पिता की रही है और नारी सम्मान हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। और अगर सम्राट अशोक के इतिहास को देखिए तो जो कलिंग का युद्ध था उसमें उन्होंने एक महिला प्रतिद्वंदी क्योंकि सामने थी तो उन्होंने अपने तलवार झुका दिए थे। तो ऐसे में एक महिला के सम्मान में उन्होंने तलवार झुकाए। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शासक को क्रूर कहना, कामुक कहना, सत्ता लोभी कहना, क्या मतलब ये जायज है इस तरीके की तुलना करना, ऐसा कहना? इस पे कुछ बताया जाए। नहीं, ये मर्यादाहीन वक्तव्य है। यह वक्तव्य केवल किसी तात्कालिक लाभ या किसी कूटनीति के अंतर्गत कहा जा रहा है। यह जो है पूरी भारतीय संस्कृति को गाली देने जैसा है, और यह निश्चित रूप से इतिहास इनको बोध नहीं है। इनको यह भी जानना चाहिए कि इसी बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने माने एक तो इतिहास पर सबसे अच्छी पुस्तक है इतिहास चक्र, व्हील ऑफ हिस्ट्री, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, और यही छपरा, सारण और बिहार के परिवेश को देखते हुए एक बार उन्होंने लिखा हिंदू बनाम हिंदू। तो इन दोनों पुस्तकों को अगर कोई पढ़ेगा तो मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं सीधे नारी अस्मिता की बात कर रहा हूँ, केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के किसी इतिहास में अगर आप देखिएगा तो आपको यह जो आपने जिस संदर्भ को कहा है कि एक महिला के सम्मान, महिला को देखते ही अपने अस्त्र को जिसने रख दिया, इससे बड़ा उसके चित्त के अंदर सात्विकता नहीं हो सकती है। इससे बड़ी सात्विकता का उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरा, भारतवर्ष में यह दो परंपराएं बड़ी ठीक थी। युद्ध की नीति क्या होगी, युद्ध कब तक होगा, शत्रु के साथ क्या व्यवहार किए जाएंगे, दूत के साथ क्या होगा, और नारी सम्मान कहीं पर भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। औरंगजेब ने ठीक इसके विपरीत किया है। औरंगजेब के पूर्वजों ने इसके ठीक विपरीत किया है। ये 13-13 हजार स्त्रियों को विवश होकर के सती होना, स्त्रियों को जबरदस्ती अपनी पटरानी बना लेना, हरम चलाना, ऐसे लोगों के साथ तुलना करना, यह भारतीय इतिहास, भारतीय मनीषा, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की सुचिता को निश्चित रूप से कोई जाने बूझे या कहीं न कहीं किसी लाभ, उचित लाभ के लिए या किसी द्वारा प्रायोजित यह Get the best deals on men's fashion with Myntra's Right to Fashion sale. Starts 15th January. Wish list now. इस तरह की अमानवीय, अभद्र और अनुचित भाषा का प्रयोग करके ये बात कहलवाई गई। हमारे साथ कुमार विजय सर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे सर,
हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो सम्राट अशोक के से जुड़ा है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताया जाए कि क्या कुछ उनका इससे जुड़ाव है, और क्योंकि हमारा प्रतीक चिन्ह उनके नाम पे है, और फिर वैसे सम्राटों के सम्राट पे इस तरीके की बयानबाजी, विवादित टिप्पणी करना क्या सही है? कुछ इस पे बताया जाए। देखिए सर ने तो अच्छी वो बात कह दी है कि भगवान बुद्ध जब बोध गया से चले तो पहला जो उनका सरमन है वो वहीं पर सारनाथ में, इसको धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील कहा जाता है, जी उसी का प्रतीक है। और सारनाथ के स्तंभ से ही हमारे अशोक स्तंभ में ये परिवर्तन का द्योतक है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने वहां से लिया। जी। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, सर को एक आध बार शायद मैं मिला हूं कहीं और मेरा सम्मान है, लेकिन मैं उनसे एक बात पर डिफर कर रहा हूं विथ आपके सम्मान सहित। सर, जिस विचारधारा से सर आप औरंगजेब को गाली दे रहे हैं, उसी विचारधारा से उन्होंने वो किताब लिखी। गाली नहीं विजय भाई, एक क्षमा के साथ नहीं मतलब बौद्धिक बात कही है। नहीं सॉरी सर, हम उस बात को वापस लेते हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग देखिए, हम इतिहास पढ़ाते हैं, नजरिया अलग होता है, उसको हम लोग हिस्टोग्राफी, स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग औरंगजेब के बारे में डिफर कर सकते हैं, पटरानियों के बारे में, मारने के बारे में। तो हमारा जो हर्यक वंश है, पूरा डायनेस्टी पैट्रिसाइड है, हर बेटे ने बाप को है। हम विचारों पे हाँ वही बात हम करें। औरंगजेब से जो हाँ वही मैं करूँ, औरंगजेब को आउटराइट विदेशी कहना, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा सब इसी देश में पैदा हुए। माइग्रेशन इज द रूल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। होमो सेपियंस हैव माइग्रेट। वो माइग्रेट सर, वो जैसे कलिंग पर अशोक ने हमला किया, जिस तरह से कलिंग पर अशोक ने हमला किया, तुर्कों ने भारत पर हमला किया, उस समय जिसकी ताकत होती थी उसकी सीमा उतनी बढ़ जाएगी। किसी भी राजा के द्वारा युद्ध करने के पश्चात ही उसके सीमा में विस्तार होना था उस जमाने में, और जिसकी जो ताकत रही उसने किया है। गलत को गलत कहना चाहिए, हम नहीं कह रहे कि गलत को हम सही कह सकते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, ठीक है इस बात। लेकिन औरंगजेब का जो कंटेक्स्ट है वो डिफरेंट है और अशोक का कंटेक्स्ट डिफरेंट है। हम इसीलिए मैंने परमिशन मांगा है, 13वां अभिलेख में पढ़ूंगा, अगर आप लोग टाइम देंगे, 2 मिनट में 3 मिनट में हो जाएगा। अशोक की दृष्टि बहुत व्यापक थी जी। अशोक का जो 13वां अभिलेख पढ़ेंगे तो शासक लोगों के आंख खुल जानी चाहिए। मैं बार बार अपने फेसबुक पोस्ट पर भी उसको पोस्ट करता हूं, पेज पर, कि आप सबों के प्रति समान रुख रखिए। अपने धर्म का सम्मान कीजिए तो दूसरे के धर्म का सम्मान होगा। आप अपना सम्मान करेंगे, दूसरे का सम्मान होगा। एक शासक के रूप में अशोक अनपैरेलल है, और उसे जिन लेखक ने तुलना किया है औरंगजेब से, नहीं करनी चाहिए। अशोक एक, सर ने सही कहा शुरुआत में ही कि अशोक एक अलग कालखंड में है। अशोक जिस समय शासन कर रहा है, बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। अशोक जिस समय शासन कर रहा है, देश के अलग अलग इथनिसिटी, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग सोच के लोग पहली बार एक साम्राज्य के दायरे में बंधते हैं। उतने सारे लोगों को एक साम्राज्य के डोर में बांध कर रखने की क्षमता केवल और केवल इतिहास में अशोक में हुई, और धर्म की नीति उसी की अभिव्यक्ति है। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंडेवर है जो अशोक जैसा आदमी दे सकता था। तो वहां तो अनपैरेलल है जी सर जी। ये जो डिस्कशन है वो नॉन एंडिंग है सर, और क्योंकि हम इतिहासकारों के नजरिए से जानना चाहते थे कि ये हमारे दर्शकों की एक इच्छा थी कि उनको बताया जाए वो किस तरीके से ये जो तुलना हुई है, क्या वाकई ये तुलना करना इस तरीके से जायज है? नहीं, वो किसी तरह जायज नहीं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश सिंह सर और कुमार विजय सर, हमसे जुड़ने का, हमारे दर्शकों से इन बातचीत पहुंचाने का, उनसे हमसे बातचीत करने के लिए। अभिलेख 13 नहीं पढ़ने का टाइम है। किसी नए मुद्दे के साथ किसी नए मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, नए लोगों के साथ
मगर जो ये राजनीतिक बवाल है उससे इतर इतिहासकार जो है वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। लेखक ने जो विवादित बयान दिया है उसमें उन्होंने सम्राटों के सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है, मुगल शासक जो औरंगजेब थे उनसे की है। तो हमारे साथ आज दो इतिहासकार जुड़े हैं। हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं जाने माने इतिहास के शिक्षक कुमार विजय सर और छपरा यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर हरिकेश सिंह, हम दोनों का स्वागत करते हैं। और आज हम इतिहासकार के नजरिए से जानेंगे कि ये जो तुलना हुई है, ये जो टिप्पणी हुई है, वो कहाँ तक जायज है और क्या वाकई दोनों ही तुलनात्मक है क्या। तो सबसे पहला सवाल सर हमारे दर्शकों को की तरफ से मैं कुमार विजय सर से करना चाहूंगी कि सर सम्राटों के सम्राट जो अशोक हैं उनका जो इतिहास है वो शासक के तौर पर कैसा रहा है और इतिहासकार जो है उनको किस नजरिए से देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताया जाए। देखिए, पहले तो ये जो विवाद है इसका मतलब हमको नहीं समझ में आता है। अशोक निर्विवाद भारत के इतिहास का महान शासक है। रोमिला थापर मेरे पास किताब रखा है, दिखाऊंगा, और होस्ट ऑफ हिस्टोरियंस जो वर्ल्ड के भी है, भारत के भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।